हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 1। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का पहला वीडियो है और इससे पहले 9 यूनिट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक के सभी यूनिट्स को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें स्टार्ट करना है अपना यूनिट नंबर 10 और जिसका नाम है एस ब्लॉक के तत्व, या आप कह सकते हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमें 10वां यूनिट अपना स्टार्ट करना है और सब बच्चे अपनी नोटबुक और पेन निकाल लें और मेरे साथ साथ लिखते रहें और समझते भी रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 10। तो लिखते हैं, अपनी नोटबुक में लिख लेना यूनिट नंबर 10 एस ब्लॉक के तत्व। यूनिट नंबर 10 ऊपर हेडिंग लिख लो, यूनिट नंबर 10 एस ब्लॉक के तत्व। यूनिट नंबर 10 एस ब्लॉक के तत्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो एक हेडिंग लिख लेते हैं, एस ब्लॉक के तत्व लिखो या एस ब्लॉक तत्व लिखो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं? आप यदि आवर्त सारणी देखोगे, आवर्त सारणी तो हमने पढ़ रखी है ना पूरी। यदि आप आवर्त सारणी देखोगे तो आपको पता है कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में यानी लेफ्ट साइड में वर्ग संख्या 1 व 2 के जो तत्व हैं उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस बारे में भी मैंने आपको समझा रखा है, क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, यहां से लिखते हैं, चलो, आवर्त सारणी के बाएं भाग में, ऐसे लिख सकते हैं ना, बाएं, आवर्त सारणी के बाएं भाग में वर्ग संख्या 1 व 2, वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व, 1 व 2 के तत्व एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब सवाल यह है कि सर वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व एस ब्लॉक तत्व क्यों कहलाते हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि जब वर्ग संख्या 1 व 2 के किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 2p6 के अनुसार, यानी अफबाऊ नियम के अनुसार, तो आपको पता चलेगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करेगा, चाहे वो वर्ग संख्या 1 का तत्व हो, चाहे वो वर्ग संख्या 2 का तत्व हो। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक बात समझ में आई, यहाँ लिख देता हूँ, चलो वहीं से लिखते हैं, कहलाते हैं क्योंकि इनका मतलब वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्वों का, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के एस उपकोष, इसे आप कह सकते हो NS। N का मतलब होता है बाहरी कक्षा और S तो उपकोष है ही, में प्रवेश करता है।
बाहरी कक्षा के s उपकोष में प्रवेश करता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है बाहरी कक्षा के s उपकोष में, इसलिए इन तत्वों को हम कहते हैं s ब्लॉक तत्व। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि चलो ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट पहले वर्ग की बात करते हैं, और यहाँ बात करेंगे हम ग्रुप नंबर सेकंड की, यानी दूसरे वर्ग की। तो पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन्हें हम कहते हैं क्षार धातु। चलो यहाँ लिख देता हूँ, पहले वर्ग वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं क्षार धातु? क्योंकि पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं वे सब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी OH वाले कंपाउंड, और उनके हाइड्रोक्साइड होते हैं प्रबल क्षार। क्या होते हैं? प्रबल क्षार कह दो या प्रबल क्षारीय कह दो, ठीक है, या कह दो प्रबल क्षारक। तो इसलिए इनके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक होते हैं, इसलिए इन सबको कहते हैं क्षार धातु, और इन्हें कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इनके बारे में भी बात करेंगे कि इनके ऑक्साइड भी क्षारीय हैं, और मृदा माने मिट्टी की तरह अगलनीय है। जब मैं इनके बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम आज का हमारा टारगेट रहेगा क्षार धातु, यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट में कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, HLiNaKRbCsFr, ये सब ग्रुप नंबर फर्स्ट के तत्व हैं। और यदि आप इनका परमाणु क्रमांक देखो तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसका होता है 19 पोटेशियम का, रुबिडियम का होता है 37, और सीजियम का 55, और फ्रेंसियम का होता है 87। तो आप याद रखना चाहो तो कम से कम आपको आरबी तक याद रख लेना चाहिए, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। आपको पता है इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। इसका नाम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका नाम है लिथियम, Li का नाम क्या है? लिथियम। इसका नाम है सोडियम। पर बच्चे यहाँ सोचते हैं कि सर नाम तो आप सोडियम बता रहे हैं इसका, और संकेत लिखा हुआ है Na, क्योंकि इसका असली नाम होता है नेट्रम। क्या होता है? नेट्रम। और इसी तरह इसका नाम होता है कैलियम, असली नाम, पर हम इसे कहते हैं पोटेशियम, POTASSIUM। तो इनके जो संकेत हैं ये ग्रीक या लैटिन भाषा से लिए गए हैं। इसे सोडियम को तो कहते हैं नेट्रम, और पोटेशियम को कहते हैं कैलियम, इसलिए सोडियम का संकेत Na है, और पोटेशियम का नाम कैलियम होने की वजह से संकेत क्या है? K। Rb का मतलब है रुबिडियम, रुबिडियम, और Cs का है सीजियम, सीजियम। Fr का है फ्रेंसियम। क्या है? फ्रेंसियम, फ्रेंसियम। तो ये इनके नाम हैं, HLiNaKRbCsFr, ठीक है। याद करने का तरीका यही है कि आप ऐसे ही याद कर लो, HLiNaKRbCsFr, या फिर आपको बहुत सारी निमोनिक्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे है ली ना की रूब रूबी से फ्रेंडशिप, है ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये भी तरीका है। या है ली ना की रब से फरियाद, ऐसा भी है। बहुत सारे निमोनिक्स हैं, यानी याद करने के ट्रिक्स हैं, उन्हें आप सीख सकते हो, पर आपको ऐसे याद होने चाहिए HLiNaKRbCsFr, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें ग्रुप नंबर सेकंड की, तो ग्रुप नंबर सेकंड में आते हैं Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra, ये आते हैं। देखो इसका परमाणु क्रमांक 3 है तो इसका होता है 4, इसका 11 है तो मैग्नीशियम का होता है 12, इसका पोटेशियम का 19 है तो इसका होता है 20, रुबिडियम का 37 है तो स्ट्रोंसियम का होता है 38, 55 तो यहाँ लिखूँगा मैं 56, और 87 तो यहाँ लिखूँगा मैं 88,
तो इनके परमाणु क्रमांक इससे 1 इकाई ज़्यादा हैं। तो ये हुए 4, 12, 20, 38, 56 और 88। ठीक है, अब इनके नाम है, ग्रुप नंबर सेकंड है, इनके नाम है Be का नाम क्या होता है, बेरिलियम। Be का नाम होता है बेरिलियम, BERYLLIUM, बेरिलियम। इसका नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, Mg का। और इसका है कैल्शियम, कैल्शियम। और स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम Sr का। और Ba का बेरियम, बेरियम। और Ra का होता है रेडियम, रेडियम का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो ये सभी क्या है, हमारे एस ब्लॉक के तत्व हैं। क्या है, एस ब्लॉक तत्व। अब एस ब्लॉक तत्व में 2 ग्रुप हमें स्टडी करने हैं। एक तो ग्रुप नंबर फर्स्ट जिन्हें हम कहते हैं क्षार धातु, इसमें तो HLiNaKRbCsFr का स्टडी करना है हमें। और ग्रुप नंबर सेकंड भी एस ब्लॉक तत्व है, इन्हें कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, इसमें BeMgCaSrBaRa। आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, ग्रुप नंबर फर्स्ट क्षार धातु के बारे में। ठीक है, इसका नाम क्षार धातु क्यों है दोबारा फिर बताऊंगा और लिखवाऊंगा भी। जब हम इस ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे, ग्रुप नंबर सेकंड के बारे में, यानी वर्ग संख्या 2 या समूह संख्या 2 के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, तो वहाँ मैं बताऊंगा आपको जरूर कि इसका नाम क्षारीय मृदा धातु क्यों है, इन सभी तत्वों का नाम। वैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी, पर जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को दोबारा फिर, और लिखवाऊँगा भी आपको। ठीक है, तो आज का हमारा फोकस यहाँ रहेगा। और फोकस यहाँ रहने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इधर, और आप इस चीज़ को लिख लेना अपनी नोटबुक में, इसके बाद लिख लेना या फिर इसी तरह बॉक्स बना के लिख लेना। आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो एस ब्लॉक तत्व हैं, एस ब्लॉक तत्व हैं, एस ब्लॉक तत्व हैं वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व। एस ब्लॉक तत्व वे हैं जो आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व हैं। और पी ब्लॉक तत्व कौन से हैं? पी ब्लॉक तत्व हैं आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के, 13 से 18 तक के जो तत्व हैं वे सब पी ब्लॉक तत्व हैं। और डी ब्लॉक तत्व कौन से हैं? ये बात मैंने आपको आवर्त सारणी में सिखा रखी है। डी ब्लॉक तत्व हैं वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के तत्व, ये सब डी ब्लॉक तत्व हैं। और एफ ब्लॉक तत्व कौन से हैं? एफ ब्लॉक तत्व हैं कि वर्ग 3 के, वर्ग संख्या 3 के 6ठे व 7वें आवर्त से, 6ठे व 7वें आवर्त से उठाए गए, 6ठे व 7वें आवर्त से उठाए गए 14 तत्व जिन्हें आप कहते हो लेंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स, वे क्या हैं? एफ ब्लॉक तत्व हैं। एक तो इस बात का ध्यान रखना है, एक चीज़ का ध्यान और रखना है, वो भी बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि एस ब्लॉक तत्वों का कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे से पूछता है, तो एस ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS122, यानी बाहरी कक्षा, N का मतलब क्या होता है? बाहरी कक्षा के S उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि कोई पूछेगा मेरे से ग्रुप नंबर फर्स्ट क्षार धातुओं का, तो मैं कहूँगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ लिख देता हूँ NS1 है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रुप नंबर सेकंड का, इनका है NS2। तो S में बाहरी कक्षा के, N का मतलब बाहरी कक्षा के S उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा इनके सबके, और NS2 का मतलब बाहरी कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा इनके सबके। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख लेना 1s2 2s2 में, वैसे मैं लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। यदि कोई पूछता है पी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पी ब्लॉक तत्वों में क्या होता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है बाहरी कक्षा के पी उपकोष में, और पी में आ सकते हैं 1 से लेके 6 तक के इलेक्ट्रॉन, पता है ना, पी 6 में भर जाता है। और यदि डी का कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है तो आपको बताना चाहिए
कि अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा n-1 डी में, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं डी में। और यदि कोई f के बारे में पूछता है तो आपको बताना है अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा थर्ड लास्ट कक्षा, n-1 तो होती है सेकंड लास्ट कक्षा, n-2 होती है थर्ड लास्ट कक्षा। थर्ड लास्ट कक्षा के f उपकोष में प्रवेश होता है और इसमें आ सकते हैं 1 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हालांकि इस चीज़ को मैंने पढ़ा रखा है आपको, फिर भी एक बार बता दिया, बॉक्स में या ब्लॉक में लिख लेना इस तरीके से, इस बात को भी इस बात को भी। अच्छा, अब जल्दी से पोज करके लिखो, फिर हम क्षार धातुओं के बारे में बात करते हैं। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी है, वो दीर्घाकार आवर्त सारणी जिसे आप कहते हो बोहर की आवर्त सारणी, ठीक है, उस आवर्त सारणी का आधार है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वो आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही बनाई गई है। और किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर? आपबाहु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो आपबाहु नियम से हम लिखते हैं 1s2 2s2। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनी ही है उसके आधार पर। और जब उसके आधार पर बनी है तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उन्हें 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। S ब्लॉक तत्व, P ब्लॉक तत्व, D ब्लॉक तत्व और F ब्लॉक तत्व। तो हमारा ये जो यूनिट है वो S ब्लॉक तत्वों से संबंधित है। तो हमें बात करनी है सिर्फ S ब्लॉक तत्वों की, यानी वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्वों की। हमें पता चल गया कि ग्रुप नंबर 1 व 2 के जो तत्व हैं उन्हें S ब्लॉक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन NS में प्रवेश करता है। N का मतलब होता है बाहरी कक्षा या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। n-1 का मतलब होता है सेकंड लास्ट कक्षा या पेनल्टीमेट ऑर्बिट, ठीक है। और n-2 का मतलब होता है थर्ड लास्ट कक्षा या एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। इस चीज़ का ध्यान रखना, n का, n-1 का और n-2 का। n की जरूरत पड़ती है S ब्लॉक और P ब्लॉक तत्वों में, n-1 की जरूरत पड़ती है D ब्लॉक तत्वों में और n-2 की जरूरत पड़ती है F ब्लॉक तत्वों में, ठीक है। तो आवर्त सारणी के बारे में इतनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि में 4 ब्लॉक S, P, D, F कहाँ कहाँ हैं, मैंने आपको बता दिया और आवर्त सारणी में भी पढ़ाए थे। अब देखो, अब हमें स्टार्ट करना है क्षार धातु के बारे में। तो आप एक हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिखो क्षार धातु या क्षार धातुएं, क्षार धातुएं। अच्छा, कुछ बुक्स में लिख रखा है क्षारीय धातुएं, तो क्षारीय धातुएं भी लिख सकते हो आप। क्षार धातु कहो या क्षारीय धातु कहो, ठीक है, एक ही बात है। क्षार कहो या क्षारीय कहो, एक ही बात है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं एल्कली मेटल्स, ALKALIMETALS, एल्कली मेटल्स। ये सब क्या हैं? ये ग्रुप नंबर फर्स्ट के तत्व हैं। कौन से ग्रुप के? ग्रुप नंबर फर्स्ट के। तो ये हमारा हेडिंग है, क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं या एल्कली मेटल्स या ग्रुप नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आप इसमें एक बात लिखोगे कि जो हमारी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर फर्स्ट में H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr तत्व उपस्थित हैं। पहले वर्ग में ये तत्व उपस्थित हैं, ठीक है। तो इन तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है या क्षार धातु। यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन तो धातु नहीं है, ठीक है। धातु तो उसे कहते हैं जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन देने की हो,
और धातु के और भी बहुत सारे गुण आपको पता हैं। तो मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि हाइड्रोजन को छोड़कर इन शेष तत्वों को या इन शेष सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं? तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। यहाँ लिख देता हूँ क्षार धातु, आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो। क्षार धातु कहा जाता है या कहते हैं। क्यों कहते हैं क्षार धातु, इसके बारे में मैंने अभी बताया था, फिर बताता हूँ। क्यों कहते हैं क्षार धातु? क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं या क्षारीय होते हैं या क्षारक होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली, ठीक है। तो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं प्रबल क्षार, इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्षारीय धातु या क्षार धातु। अब जैसे मैं आपको कहूं कि Na का हाइड्रोक्साइड तो सुना ही होगा आपने, एग्जाम्पल लिख लेते हैं चलो। जैसे Na का हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH। बताओ NaOH प्रबल क्षार है या नहीं है? पता है ना आपको। K का हाइड्रोक्साइड क्या होता है? KOH। इन दो के नाम तो आपने सुने ही होंगे कि ये दोनों क्या हैं? प्रबल क्षार हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं HLi Na KRB CSFR, इसमें से हाइड्रोजन को तो छोड़ दो, बाकी जितने बचे इन सब के हाइड्रोक्साइड होते हैं प्रबल क्षार। इसलिए पहले ग्रुप के तत्वों को हम कहते हैं क्षार धातु, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? प्रबल क्षार। इसलिए यह नाम दिया गया है क्षार धातु या क्षारीय धातु, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि इनमें जो फ्रेंसियम है ना, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है Fr, इनमें जो फ्रेंसियम है ये रेडियो एक्टिव है। फ्रेंसियम क्या है? रेडियो एक्टिव, यानी ये स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है। और इसके बारे में एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि इसका अर्धायु काल जो होता है ना, T½ का मतलब होता है अर्धायु काल, वो 21 मिनट है। जब इसका अर्धायु काल 21 मिनट है और ये स्थायी नहीं है, तो इसके गुणों का अध्ययन हम अच्छे प्रकार से, ठीक प्रकार से, भली भांति नहीं कर सकते हैं। तो बाकी तत्वों का स्टडी हम कर सकते हैं, लिथियम से लेके सीजियम तक। हाइड्रोजन तो गैस है, धातु है ही नहीं। Li Na KRB CS, इनका स्टडी हम कर सकते हैं। फ्रेंसियम है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव उसे कहते हैं जिसके अंदर से लगातार रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हों और जो स्थायी ना हो। तो ये आपको पता चल गया, आपको इस बात का पता चल गया कि आवर्त सारणी में जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, जो भी मैंने लिखे भी थे, यहाँ ऊपर से नीचे फर्स्ट ग्रुप के लिखे थे, इधर सेकंड ग्रुप के लिखे थे। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को ही हम कहते हैं क्या? क्षार धातु या क्षारीय धातु। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, इनके क्या हाइड्रोक्साइड, वे क्या होते हैं? प्रबल क्षार। जैसे NaOH, KOH, Na का हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं, प्रबल क्षार हैं, इसलिए कहते हैं इन्हें क्षारीय धातु। और हमने हाइड्रोजन को इसमें छोड़ दिया, सबसे पहले तत्व को, लास्ट वाले को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लास्ट वाला है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है रे इमिटिंग एक्टिविटी, यानी विशेष प्रकार की किरणें निकालने का गुण। अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, ये रेडियो एक्टिव किरणें निकालते हैं और रेडियो एक्टिव किरणें निकालकर अपने रूप को बदलते रहते हैं लगातार। इसलिए फ्रेंसियम स्थायी नहीं है, और जब रेडियो एक्टिव पदार्थ स्थायी होता नहीं है तो उसके गुणों का अध्ययन कैसे कर लेंगे? हम कर ही नहीं सकते हैं। बाकी सबके गुणों का अध्ययन हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा एक हेडिंग लिख लो आप, उपलब्धता। उपलब्धता लिख लो। उपलब्धता इंग्लिश में कहते हैं अकरेंस, कि ये हैं जो क्षार धातुएं हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वी पे तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ज़्यादा क्रियाशील हैं।
इसलिए संयुक्त अवस्था में ही मिलेंगी, यानी यौगिकों के रूप में। तो यहाँ एक बात लिख लो, अधिक क्रियाशील होने के कारण संयुक्त अवस्था में, संयुक्त माने यौगिक, यानी किसी ना किसी से क्रिया करे हुए ही मिलेंगे ये सब जितने भी हैं। अधिक क्रियाशील होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कौन? क्षार धातुएं। ठीक है, जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो तो किसी ना किसी से क्रिया करे हुए ही आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें जो है ना, इन सब में यही तो लिखे हुए सारे, इनमें आपका सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा है हमारी धरती पे। हमारी धरती पर सबसे ज्यादा कौन है? सोडियम पोटेशियम है इन सब में। और सोडियम पोटेशियम हमारे कोर्स में है, तो इसके जो है खनिज आपको पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि पहले लिख लेना इस चीज़ को कि सोडियम व पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में, सोडियम व पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर उपस्थित है। अब सबसे अधिक मात्रा का मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे तत्वों में 118 तत्वों की बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं केवल क्षार धातुओं की बात। क्षार धातुओं में ब्रैकेट में लिख दिया मैंने कि यदि क्षार धातुओं की बात करोगे तो क्षार धातुओं में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम और पोटेशियम धरती पे उपस्थित है। जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर बताता हूँ किस किस रूप में उपस्थित है सोडियम और पोटेशियम। पॉज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम किस किस रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि कोई भी तत्व जिस रूप में प्रकृति पर पाया जाता है उस रूप को हम कहते हैं उस तत्व का खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। तो खनिज का मतलब होता है कोई तत्व जिस रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है या प्रकृति में पाया जाता है उस रूप को हम कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। तो हमें खनिज देखने हैं, इनके सोडियम के खनिज देखने हैं और पोटेशियम के। तो हम सबसे पहले देखते हैं सोडियम के खनिज। हेडिंग लिख लो आप, सोडियम के खनिज। कि सोडियम प्रकृति में किस किस रूप में पाया जाता है। सोडियम प्रकृति में किस किस रूप में पाया जाता है। तो सोडियम का एक खनिज है समुद्री नमक। समुद्री नमक। समुद्री नमक को आप साधारण नमक भी कह सकते हो, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट, ईटिंग साल्ट, NaCl। रॉक साल्ट तो वैसे कहना नहीं चाहिए। समुद्री नमक वो है जो समुद्र से निकलता है और वो है NaCl। देखो इसमें सोडियम है, इसका मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड सोडियम का क्या है? एक खनिज है। इसके अलावा सोडियम का एक खनिज है चीली साल्ट पीटर। चीली साल्ट पीटर। ये जो चीली साल्ट पीटर है ये भी सोडियम का एक खनिज है और इसका सूत्र होता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। तो चीली साल्ट पीटर भी क्या है? सोडियम का खनिज है। इस रूप में भी सोडियम प्रकृति में पाया जाता है जैसे NaCl के रूप में पाया जाता है। एक इसका खनिज है बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स। सोडियम बोरेक्स के रूप में भी प्रकृति में पाया जाता है। बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2O।
अब देखो Na2B4O7 इंटू 10H2O, इसमें भी सोडियम है, यानी बोरेक्स भी, बोरेक्स को सुहागा भी कहते हैं, सुहागा। इसके बाद एक रूप है ग्लोबर लवण, ग्लोबर लवण, ग्लोबर साल्ट। तो ग्लोबर लवण में भी सोडियम पाया जाता है। इसका सूत्र है सोडियम सल्फेट भी कहते हैं इसे, Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोरेक्स या सुहागा, इसका नाम है ग्लोबर साल्ट या ग्लोबर लवण। तो ये कितने लिखवाए? 1 2 3 4, ये 4 खनिज हैं किसके? सोडियम के। सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो प्रकृति में आपको खाली Na यानी सोडियम अकेला नहीं मिलेगा, वो इस तरीके से ही मिलेगा संयुक्त अवस्था में। जो भी तत्व ज़्यादा क्रियाशील होता है ना, वो मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, संयुक्त अवस्था में ही मिलता है। अब हम देखेंगे पोटेशियम के खनिज, पोटेशियम के खनिज कि पोटेशियम प्रकृति में या हमारी धरती पर किस किस रूप में पाया जाता है। जिस तरह हमने सोडियम के खनिज देखे हैं, इसी तरीके से पोटेशियम के। पोटेशियम का एक खनिज है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। पोटेशियम का एक खनिज है कार्नेलाइट। और कार्नेलाइट क्या होता है? कार्नेलाइट में KCl और MgCl2 होता है, KCl MgCl2, और इसमें जल के अणु भी उपस्थित होते हैं। तो आप लिख सकते हो इसमें जल के अणु होते हैं 6H2O। कार्नेलाइट में पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी पोटेशियम तो है ना इसमें, तो पोटेशियम का खनिज है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का भी खनिज है ये। ठीक है, कार्नेलाइट के अलावा एक है सिल्वाइन, सिल्वाइन, सिल्वाइन। अब सिल्वाइन क्या होता है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें भी पोटेशियम है, ये भी क्या है? पोटेशियम का खनिज है। एक है भारतीय साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर, वो तो था चिली साल्ट पीटर जो ऊपर लिखा था हमने, और ये है भारतीय साल्ट पीटर। इस भारतीय साल्ट पीटर के और भी नाम है, इसे खाली साल्ट पीटर भी कहा जाता है, साल्ट पीटर भी कहा जाता है, केवल साल्ट पीटर। ठीक है, और इसके और भी नाम है, जैसे नाइटर भी कहा जाता है इसे, नाइटर, नाइटर भी कहा जाता है। और इसका एक नाम है शोरा, शोरा भी इसे कहा जाता है। तो भारतीय साल्ट पीटर कहो या साल्ट पीटर कहो या नाइटर कहो या शोरा कहो, यह होता है KNO3, KNO3। अब देखो अंतर देखो, ये था चिली साल्ट पीटर NaNO3, और इंडियन साल्ट पीटर या साल्ट पीटर या नाइटर या शोरा ये KNO3 है, वो NaNO3 था। वो सोडियम का खनिज था, ये पोटेशियम का खनिज है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक खनिज और है स्कोनाइट, स्कोनाइट, इसका एक खनिज है स्कोनाइट। और स्कोनाइट होता है K2SO4, इसमें K2SO4 होता है और MgSO4 होता है, इन दोनों का मिश्रण है। और साथ में हाइड्रेटेड फॉर्म में या क्रिस्टलीय रूप में 6 जल के अणु भी उपस्थित होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये किसके हुए? मतलब हमने हेडिंग लिखी थी उपलब्धता या अकरेंस, कि किस रूप में क्षारीय धातुएं या क्षार धातु या एल्कली मेटल्स पृथ्वी पर या प्रकृति में पाए जाते हैं। तो हमने लिखा कि जो क्षार धातुएं हैं वे बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, और क्रियाशील हैं तो मुक्त अवस्था में तो नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी, संयुक्त अवस्था में मिलेंगी, यानी यौगिकों के रूप में। और यौगिकों के रूप में जो पाई जाएंगी उन्हें कहेंगे खनिज। तो सबसे ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम है इनमें पृथ्वी पर, तो सोडियम के खनिज आपको याद रखने हैं और पोटेशियम के। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिख लिया बेटे? ठीक है। जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं या क्षार धातुएं हैं या एल्कली मेटल्स हैं,
इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1। क्या होता है? NS1, यानी बाहरी कक्षा के S उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। बाहरी कक्षा के S उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको। हेडिंग लिखते हैं पहले, एक हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, या इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो है ना, इनका क्षार धातुओं का, क्षार धातु या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट ग्रुप, क्षार धातु या फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखने को मिलेगा NS1। N का मतलब क्या होता है? बाहरी कक्षा, बताया था ना। N का मतलब बाहरी कक्षा और N-1 का मतलब सेकंड लास्ट कक्षा। जैसे ये परमाणु का नाभिक है, ये कक्षाएं हैं इसकी, ठीक है। इस कक्षा को तो हम हमेशा कहते हैं, इस वाली को N कहते हैं, N। और ये वाली जो कक्षा है सेकंड लास्ट, इसे कहते हैं N-1। और ये वाली जो कक्षा है, ये वाली, इसे कहते हैं N-2। क्या कहते हैं? N-2। ये पता होना चाहिए आपको। तो NS1 का मतलब बाहरी कक्षा के S में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लो हमारे पास तत्व कौन कौन से हैं, H को भी ले लो, चलो, H, Li, Na, K, इन तत्वों को लेते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 हैं, इसके पास 11 हैं और इसके पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन। अब यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, तो यदि आप बाहु नियम से नहीं लिखते तो आप कहोगे कि इसके पास एक कक्षा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 कक्षाएं हैं। भाई आवर्त संख्या 1 में है, यह आवर्त संख्या 2 में है, यह आवर्त संख्या 3 में है और यह आवर्त संख्या 4 में है। यानी इसके पास एक कक्षा है, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4। तो पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरी में 1, और यहाँ 2, 8, 1, और यहाँ 2, 8, 8, 1। ये तो सामान्य रूप से लिख दिया हमने। देखो 4 कक्षाएं हैं ना, 1 2 3 4, इस पे 3 कक्षाएं हैं, 1 2 3। तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है सबके। पर मैं आपको बताता हूँ, यदि आप बाहु नियम से आप चलोगे, तो आप बाहु नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखोगे ना, तो इसकी बात पक्की है बिल्कुल कि एक कक्षा है, तो इसमें हमारा जो लास्ट में आएगा वो NS1 आएगा। और इसमें 2 कक्षाएं हैं, N की जगह क्या लिखूं भाई? N की जगह लिखूं 1। बाहरी कक्षा पहली कक्षा ही है। हमें पता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, यानी बाहरी कक्षा के S में एक इलेक्ट्रॉन। इसकी बाहरी कक्षा कौन सी है? 2 कक्षाएं। दूसरे आवर्त में तो 2 कक्षाएं होंगी, तो बाहरी कक्षा के S में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तीसरा आवर्त है तो 3 कक्षाएं होंगी, तो बाहरी कक्षा यानी तीसरी कक्षा के S में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके पास 4 कक्षाएं हैं, तो बाहरी कक्षा चौथी कक्षा होगी, चौथी कक्षा के S में एक इलेक्ट्रॉन होगा। यानी आप लिख कर देख लेना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इसके लास्ट में 2s1, इसके लास्ट में 3s1, इसके लास्ट में 4s1, इससे नीचे जो तत्व है उसमें 5s1 आएगा, फिर 6s1, फिर 7s1, ऐसे ही आएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो ट्राई करते हैं क्या ऐसे ही? करें ट्राई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको लिखना आता है, आपबाहु नियम याद होगा। आपबाहु नियम क्या था कि यहाँ पहली कक्षा में तो सिर्फ S उपकोष होता है। चलो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से पहली कक्षा में ये जो है ना नोट है, इसे अलग से मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो पहली कक्षा में S उपकोष होता है, दूसरी कक्षा में S और P होते हैं, तीसरी कक्षा में S भी होता है, तीसरी में P भी होता है, तीसरी कक्षा में D भी होता है, चौथी कक्षा में S, चौथी कक्षा में P, चौथी कक्षा में D और चौथी कक्षा में F उपकोष भी होता है, पांचवी कक्षा में S, पांचवी कक्षा में P, पांचवी कक्षा में D और पांचवी कक्षा में F उपकोष भी होता है, छठी कक्षा में S, P और D होते हैं, सातवीं कक्षा में S और P ही होते हैं बस।
और आपको पता है कि S में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और P में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, और D में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, और F में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। फिर आप क्या करते हो, इन्हें इस तरीके से काटते हो, 1 1 2 2 और फिर 3 3 और फिर 4 और 3, और तीर के निशान लगाते हो आप नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे ही तो करते हो। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने, एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं भर जाएगा। यहाँ से भरना शुरू करना और यहाँ तक भर सकते हो आप। एक भरना है तो पहला इलेक्ट्रॉन तो 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s1 होगा, और वही लिखा हुआ लास्ट में। इसमें कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो यहाँ जाएंगे और एक यहाँ, 1s2 2s1। पहले तो इसे भरो 1s2 और 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ गए और एक यहाँ गया, यहाँ एक ही तो जाएगा जब 3 ही है। इसके पास कितने हैं, 11 हैं तो 1s2 2s2, 2 2 4 6 10 और एक 11, 3s1 आएगा लास्ट में। देखो 2, इस तीर को और इस तीर को ही तो पूरा करना है। 2 तो यहाँ गए और 2 4 और 6 10 और एक 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, कोमा यहाँ लगा सकते हो या फिर यहाँ से हटा दो, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा और फिर तीसरी कक्षा, कोमा यहाँ लगा दिया हमने कक्षाओं के हिसाब से। तो यूँ बताओ 3s1 ही तो बताया था मैंने, लास्ट में आएगा। देखो 3s1 बताया था और 3s1 ही आया है। क्या आया है, 3s1। इसी तरीके से इसे देखो, 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 और एक 19, 4s1 आएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखो 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 और एक 19, 4s1। तो यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इसका क्या होगा 2s1, Na का क्या होगा 3s1, पोटेशियम का क्या होगा 4s1, ठीक है, रुबिडियम का क्या होगा 5s1, सीजियम का क्या होगा 6s1 और फ्रेंसियम का होगा 7s1। समझ में आ रही बात। तो ये जभी तो मैंने लिखा है, यहाँ क्या लिखा है ns1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको 1 2 3 4, इन 4 को याद रख लेना बस। याद क्या रखना, बस आपको पता होनी चाहिए इनके परमाणु क्रमांक 1 3 11 19। आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे भी लिख के आ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बता सकते हो। आप बाहु नियम से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लो बेटे, लिख लिया, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमने यूनिट स्टार्ट किया है, इसका स्टार्टिंग आपके समझ में आया होगा। हमने पढ़ा है कि एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड के तत्व। इन्हें एस ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करता है एनएस में। ठीक है, दूसरा, इनमें कितने वर्ग हैं, 2, पहला और दूसरा। पहले वर्ग के तत्वों को कहते हैं क्षार धातु। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। दूसरे वर्ग के तत्वों को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और मिट्टी की तरह अगलनीय होते हैं। मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा जब सेकंड ग्रुप स्टार्ट करूंगा। आज तो हमने फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट किया है क्षार धातु। फिर हमने क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा और इनकी उपलब्धता के बारे में पढ़ा। कल हम क्षार धातुओं के गुण पढ़ेंगे बहुत सारे, कि क्या क्या खासियत होती हैं इनमें, क्या क्या भौतिक गुण हैं, क्या क्या रासायनिक गुण हैं। ठीक है, तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।